गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग कल चैप्टर 11 में बात किए थे सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। तो कुछ बच्चों को थोड़ा डाउट था कि सर फ्यूल्स के बारे में एक बार फिर से बता दें। तो हम लोग फ्यूल्स के बारे में थोड़ा सा फिर कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट जो नोट्स है इनसाइड द टॉपिक उसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया है वहाँ से और बोर्ड पे लिखा है, उस चीज़ को भी मैं डिस्कस करूँगा। तो आज फ्यूल से स्टार्ट करते हैं। फ्यूल्स के बारे में हम लोग क्या बात किए थे, एक सोर्स ऑफ एनर्जी में, है ना। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, फ्यूल्स के बारे में कल बात की है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी ही क्या है कि फ्यूल ही सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो कोई भी चीज़ जिससे हम एनर्जी गेट करें, ऑब्टेन करें, वो सब क्या है, फ्यूल। तो सोर्स ऑफ एनर्जी को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए तो हम लोग बोले थे कि भाई सोर्स ऑफ एनर्जी कि any fuels from which energy is obtained, any fuels from which energy is obtained is called source of energy। और फ्यूल्स के लिए है कि any source from which energy is obtained, दोनों थोड़ा सा उल्टा साइड टाइप का है। any source from which energy is obtained is called fuel। और फ्यूल में तो कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट कोई सा भी, वुड, LPG, CNG, ये सब फ्यूल ही है। तो अब है कि फ्यूल्स के स्टेट क्या है, स्टेट्स ऑफ फ्यूल कि किन अवस्था में फ्यूल्स पाए जाते हैं। तो जनरली जो हम लोग यूजेबल फॉर्म जो होता है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। सॉलिड में होगा तो कोल और वुड की बात करो, है ना, लिखा है, लिखा हुआ भी है, अगर इधर थोड़ा सा दिख रहा है ना, तुम जूम करके देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि स्टेट ऑफ फ्यूल में सॉलिड, लिक्विड, गैस है। सॉलिड में मैंने लिखा है कोल, लिक्विड में पेट्रोलियम प्रोडक्ट कोई भी चीज हो, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस में LPG, CNG, ये सब क्या है, स्टेट ऑफ फ्यूल है। उस नोट्स में जब मैंने बनाया उसमें देखा कंबशन के बारे में भी था उसमें, तो मैं कंबशन का सब इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है, उसको भी देख सकते हो कि कंबशन, ऐसे हम लोग जानते हैं कि कंबशन क्या है कि हीट एनर्जी, है ना, जिस हीट एनर्जी वी कैन गेट हीट एनर्जी बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यही बोलते कंबशन के बारे में कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबशन। कंबशन प्रोसेस में कोई भी हम फ्यूल्स को बर्न करें और बर्न करने से जो हीट एनर्जी मिल रहा है हम लोग को, वो प्रोसेस क्या है, कंबशन है। तो कंबशन के लिए नेसेसरी क्या है कि हम बोले कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन कभी कभी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी कंबशन हो जाता है। बहुत लोग को लगेगा कि अरे एब्सेंस ऑफ कंबशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बुक पढ़ना तो उसमें भी पता है तुमको, उसमें भी लिखा हुआ है कि जैसे मैग्नीशियम को, है ना, क्लोरीन के प्रेजेंस में जलाए, क्लोरीन गैस, तो जल जाता है, बर्न कर जाता है। तो वहाँ तो ऑक्सीजन था नहीं, फिर भी क्लोरीन गैस के प्रेजेंस में अगर हम उसको बर्न करने की कोशिश कर रहे हैं तो बर्न हो रहा है। तो ये भी एक कंबशन ही है। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है, लेकिन इन जनरली जो कंबशन होता है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही होता है। इसलिए मैंने उस पॉइंट को ही लिखा है ऐसे कि हीट एनर्जी इज डिराइव्ड बाय द बर्निंग फ्यूल्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशन। कंबशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जनरली। एक एक्सेप्शन था वो मैंने बताया है, और भी हो सकता है। अब कंबशन के लिए की कंपोनेंट्स क्या क्या चाहिए, किन किन चीज़ों की जरूरत है, किन किन कंपोनेंट्स की जरूरत होती है कंबशन के लिए,
तो सबसे पहला लिखा है मैंने इसमें कि कंबसन होने के लिए सबसे पहले तो सब्सटेंस चाहिए, और वो भी सब्सटेंस कैसा चाहिए, नॉन कंबस्टिबल नहीं चाहिए, कंबस्टिबल चाहिए। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड फ्यूल, है ना। वो फ्यूल कोई सा भी हो सकता है जो जले, जो बर्न करे, उसको लेंगे। दूसरा है सपोर्टर फॉर कंबसन प्रोसेस। तो इसमें सपोर्टर में क्या हो सकता है, तो इसमें सपोर्टर में जैसे ऑक्सीजन हो सकता है कि भाई ऑक्सीजन कंबसन को सपोर्ट करता है, इसलिए सपोर्टर फॉर ऑक्सीजन कंबसन प्रोसेस के लिए। थर्ड में लिखा था वो टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कंबसन पॉसिबल हो, है ना। मतलब द टेम्परेचर एट विच द कंबसन टेक्स प्लेस, जिस टेम्परेचर पे कंबसन बर्निंग शुरू होता है वो क्या कहलाता है, इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है ना। तो जिस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर लो होगा वो सब्सटेंस इजीली कैच फायर होगा, वो आसानी से जलेगा। और जिसका टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसको जलाने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। वो बर्निंग जो बर्न करेगा ना वो थोड़ा लेट से करेगा, उसको हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करना होगा उसको बर्न करने के लिए। अच्छा, तो ये है की कंपोनेंट्स ऑफ कंबसन। अब नेक्स्ट टॉपिक जो तुम्हारा था वो टॉपिक है फॉसिल्स फ्यूल्स के बारे में। फॉसिल्स फ्यूल्स, है ना। तो फॉसिल्स फ्यूल्स में क्या क्या आते हैं, जैसे मेनली हम लोग बात करते हैं कोल एंड पेट्रोलियम की, है ना। फॉसिल्स फ्यूल्स में हम लोग बात करते हैं कोल और पेट्रोलियम की। सर इलेक्ट्रो बंद कीजिए, बहुत लाइट आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है, रहने दीजिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग फॉसिल्स फ्यूल्स में हम लोग मेनली बात करते हैं कार्बन और कोल एंड पेट्रोलियम की। तो कोल और पेट्रोलियम यानी कि फॉसिल्स फ्यूल्स, हाउ टू गेट, है ना। तो इसके इस प्रोसेस में हम लोग जानते हैं कि कोल कैसे बनता है और पेट्रोलियम कैसे बनता है। लाखों साल, हालांकि बुक में हजारों साल लिखा है, लेकिन लाखों साल जब प्लांट्स buried inside the earth crust, enough for a million of years in absence of oxygen and high temperature and pressure, then coal is formed. ये हम लोग पढ़े होंगे भी, और नहीं होंगे तो सुन, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए मैंने लिखा है कि the remains of the dead plants and animals that are buried under the earth and preserved by the nature for the thousand of year, हम तो मिलियन ऑफ ईयर हो गए, है ना। Their coal, their fossil fuels are formed, right? तो जैसे कोई अर्थक्वेक आया या कोई नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा हुआ कि अर्थक्वेक के कारण, है ना, बहुत बड़े बड़े जंगल दबे होंगे, है ना, अर्थ क्रस्ट के नीचे चले गए होंगे, मिट्टी ऊपर से आ गया होगा, और चूंकि बहुत दिनों तक वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर के नीचे दबे रहे होंगे और ऑक्सीजन की कमी रही होगी, तब वो धीरे धीरे क्या हो गया, चेंज हो रहे होंगे, उनका स्टेट चेंज हो रहा होगा। उससे जो सॉलिड सब्सटेंस रेसिड्यू मिल रहा है हम लोग को, सॉलिड सब्सटेंस आफ्टर द मिलियन ऑफ ईयर्स, तो वही कहलाता है कोल, वो होता है कोल। और कोल में मेनली कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन से मेनली कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो कार्बन होता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें कार्बन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कार्बन डेटिंग सुना ना, तो ये कार्बन ही सबसे मेन कंपोनेंट्स है किसी भी लिविंग थिंग्स में। अब वो लिविंग प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। तो जब प्लांट्स, हम वुड्स की बात करें, जंगल की बात करें, फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो वो दबने के कारण जब कोल चेंज होता है नहीं। और जब पेट्रोलियम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जब लिविंग थिंग्स, है ना, इन जनरल एनिमल्स,
ओशियन में, है ना, जो काफी समय तक आफ्टर डेड वो दब जाते हैं, और वो जो प्रोसेस सेम है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हाई प्रेशर टेम्परेचर पे नीचे रहते हैं, तो उनसे जो केमिकल निकलता है वो कहीं एक जगह स्टोर होता है, वही बाद में चल के हजारों साल लाखों साल बाद क्या होता है, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। पेट्रोलियम कहने का मतलब होता है उसमें इंक्लूडेड, जब उसको हम रिफाइन करते हैं तो पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, केरोसिन ऑयल निकलता है, वैक्स निकलता है ना, जो हम वैसलीन यूज़ करते हैं वो निकलता है, ग्रीस निकलता है, तो ये सब चीज़ें निकलता है, ये सब चीज़ें हम उससे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक नोट्स में ही एक और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसको मैंने लिखा है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है? ये ऐसा प्रोसेस है जब किसी मटेरियल को ऑक्सीजन के एब्सेंस में बर्न करते हैं, तो इसी को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ मटेरियल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो चूंकि ये टर्म इसलिए आया क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स को इन एब्सेंस ऑफ, जब फॉसिल फ्यूल्स कन्वर्ट हो रहा है, चाहे एनिमल्स हो प्लांट्स हो, ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही हो रहा है, तो इसलिए इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के इस टॉपिक में डाला गया है कि भाई इसको भी देख लो कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है क्या। अब नेक्स्ट टॉपिक है कोल का, है ना। तो केमिस्ट्री में शायद कोल तुम पढ़े भी होगे कि हम इस चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना है फिजिक्स में, वो थोड़ा ही से पढ़ना है, केमिस्ट्री में तो बहुत लंबा पढ़ना होगा कोल के बारे में, है ना। कोल अपने आप में पूरा चैप्टर है, और चैप्टर ही नहीं, बहुत बड़ा सा चैप्टर है। कार्बन कंपाउंड्स नहीं, उसमें बहुत चीज़ों के बारे में बताया गया है, नहीं, जैसे उसके एटॉमिक नंबर कितना होता है, नहीं, एटॉमिक मास कितना होता है, मास नंबर कितना होता है, तो इसका जनरली सिंबल क्या होता है, तो सिंबल सी होता है। एटॉमिक नंबर की बात करें तो 6 होता है, इसके इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 2s2 2p2 होता है ना। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। ये इसीलिए जो बॉन्ड बनाता है वो मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट यानी और टेट्रावैलेंट, ट्राइवैलेंट सब तरह का बॉन्ड बना सकता है, और ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ये बहुत सारा तुम पढ़ोगे केमिस्ट्री में, बहुत मजेदार टॉपिक होने वाला है ये कोल जब केमिस्ट्री पढ़ोगे। तो अभी तो हम लोग इस फिजिक्स में थोड़ा जो दिया है उसी को पढ़ना है, जो मेन है ना। कोल के इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ोगे, जैसे ग्रेफाइट भी है, डायमंड भी है ना। और ये एक्सेप्शन में भी बहुत सारे चीज़ में यूज होता है। ग्रेफाइट का अलग प्रॉपर्टीज होता है और डायमंड्स का अलग प्रॉपर्टी होता है, तो बहुत सारा चीज़ इसमें मिलेगा तुमको देखने को। कोल एक मजेदार टॉपिक अपने। चलो, तो इसमें जो हम लोग को जो पढ़ना है उसमें से जो मैंने नोट्स बनाया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग बात करें कोल, अब कोल टॉपिक पे आते हैं। तो इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, तो कार्बन है, सिंबल सी मैंने लिखा है साइड में, वहाँ पे यहाँ पे साइड में सी लिखा है ना, यहाँ पे लिख सकते हो सी, है ना। एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, 1s2 2s2 2p2। तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा। इसका अगर स्ट्रक्चर देखो तो पहले सेल में 2, बाद में 4, ठीक है, इस तरह का होता है। उसके बाद है कि जो कोल से हम कौन कौन बाई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, कोल का यूज करके कौन कौन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो कोल का यूज करके हम लोग कोक बना सकते हैं, कोक CO की, कोक पीने वाला कोका कोला नहीं, ये कोक, है ना। वुड का यूज करके हम लोग चारकोल बनाते हैं, तो ऐसे ही करके कोल का यूज करके हम लोग कोक बनाते हैं। उससे कोल टार निकलता है और कोल गैस भी निकलता है, ठीक है, बाई प्रोडक्ट्स में। जब हम कोल से कोक बनाते हैं, दिस प्रोसेस के ड्यूरिंग दिस प्रोसेस a byproduct is obtained that is called coal tar and coal gas, है। तो ये लिखा है थर्ड पॉइंट में, coal is obtained from the coal by heating coal in the absence of air. In this process, है ना, in this process
बाई प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, दैट इज कॉल्ड कोल टार एंड कोल गैस। कोल टार कोल गैस अपने आप में एक टॉपिक है, धीरे धीरे बात करेंगे, उस पर भी चलेंगे हम। अगला है कि द क्वालिटी ऑफ कोल डिपेंड्स ऑन परसेंटेज ऑफ कार्बन इन इट। किस कोल में कार्बन का कितना परसेंटेज है उस पर डिपेंड करता है कोल की क्वालिटी। तो मेनली ये मैंने 1 2 3 4 टाइप का क्वालिटी वाले कोल का टाइप्स लिखा है, उसमें बगल में परसेंटेज ऑफ कार्बन भी लिखा है। उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला है पीट, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा है बिटुमिनस और फोर्थ है एंथ्रासाइट। तो चूंकि एंथ्रासाइट में देखो 94 से 98% ऑफ कार्बन होता है, राइट, और बिटुमिनस में 78 से 87% होता है। लिग्नाइट में 28 से 30% होता है और पीट में 27% होता है। यानी सबसे कम कार्बन का परसेंटेज किसमें? तो पीट में। यानी कि सबसे लो क्वालिटी ऑफ कोल कौन सा होगा? पीट। और सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन किसमें? एंथ्रासाइड। इसलिए सबसे बेस्ट क्वालिटी का अगर कोल होगा वो होगा एंथ्रासाइड। तुमको पता है कि ये जो कोल है वो हमारे देश में सबसे ज्यादा किस साइड पाया जाता है? तो तुमको पता है ना, हम झारखंड साइड में झरिया, उड़ीसा बॉर्डर, ये सब जो ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। मध्य प्रदेश में कुछ भागों में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा झारखंड में, झारखंड उड़ीसा के बॉर्डर साइड से बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हम लोग कोल निकालते हैं, है ना, सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में कोल निकालते हैं। अब क्या है कि ये हो गया तुम्हारे परसेंटेज ऑफ कार्बन कि किस किस कोल में किस टाइप कोल में कितना परसेंटेज। अब क्या है कि ये तो तुम्हारा एंथ्रासाइट है सबसे ज्यादा। अब कह रहा है कि अगर हम कोक में कन्वर्ट करते हैं अगर कोल को, तो उसमें ना वो हाई क्वालिटी कोल हो जाता है ना। यानी वो कोक जो ना कोल से भी अच्छा क्वालिटी माना जाता है, नहीं हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो इसलिए मैंने एक पॉइंट लिखा है कार्बन परसेंटेज ऑफ कोक इज हायर देन दैट ऑफ इन कोल, क्योंकि उसमें जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब फिर उसको बर्न करता है ना, तो उसके अंदर का सारा इम्प्योरिटीज जो है ना वो सब बाहर निकल जाता है। जो बर्न करने में क्या बोलते हैं, बर्न करते समय वो जो इम्प्योरिटीज है ना वो एनर्जी को, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो जब पहले ही बाहर निकल जाएगा तो जो बचेगा ना वो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन ही होगा, वो कोल का प्योरेस्ट फॉर्म हो सकता है, प्योरेस्ट फॉर्म। तो उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन पहले वाले से भी ज़्यादा है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को लिखा है। तो आज जो हम लोग वीडियो बनाए उसमें कुछ नहीं फ्यूल्स के लिए बनाया है, फ्यूल्स, उसके बाद फ्यूल्स के स्टेट्स, कंबशन, कंपोनेंट्स ऑफ कंबशन, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, फिर कोल और कोल के सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और परसेंटेज ऑफ कार्बन इन इट एंड कोक के बारे में छोटा सा वीडियो है। तो आज के लिए इतना ही, है ना। हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर।